हेलो स्टूडेंट्स, सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं के आगे का प्रमेय प्रूफ करने वाले हैं। इसके कुछ प्रमेय हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से देख सकते हैं। तो आज जो हम प्रूफ करने वाले हैं वो प्रमेय देखते हैं। तो आज का हमारा प्रमेय है कि किसी वृत्त या सर्वांग समवृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रैकेट में भी कुछ वर्डिंग्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके पास एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ये दो तरीके से आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी सर्वांग सम, इसको अगर हम हटा दें तो सर्वांग समवृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्रों से समान दूरी पर होती है। तो दोनों को ही प्रूफ करने का तरीका सेम है, इसलिए ये दोनों की स्टेटमेंट को एक साथ लिखा गया है। पहली कंडीशन में अगर मान लीजिए एक वृत्त वाला आता है तो आपको एक वृत्त दिया गया है। इस वृत्त में क्वेश्चन के अनुसार या प्रमेय के अनुसार ये कहता है कि किसी वृत्त में अगर जीवाएं समान है तो वो केंद्र से समान दूरी पर होंगी। यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर हम एक जीवा लेते हैं ए बी और यहाँ पर हम दूसरी जीवा लेते हैं सी डी, तो इस प्रमेय के अनुसार अगर ए बी की लंबाई और सी डी की लंबाई बराबर होगी तो केंद्र से इन जीवाओं की जो दूरी है, मान लीजिए केंद्र ओ है तो केंद्र ओ से जीवा ए बी की दूरी यानी कि एम अगर कहें ओ एम की दूरी, और केंद्र ओ से दूसरी जीवा सी डी की दूरी अगर हम इसको एन कहें तो ओ एन की लंबाई। तो इस प्रमेय के अनुसार ओ एम और ओ एन जो है वो दोनों आपस में बराबर लंबाई के होंगे। इसको मैं इस तरीके से बना रही हूँ ताकि वो इक्वल दिखाई दे आप लोगों को, ठीक है। ये पहला हुआ। या फिर अगर आपको एग्जाम में ऐसा देता है कि सिद्ध कीजिए सर्वांग समवृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्रों से समान दूरी पर होती हैं। अगर सर्वांग समवृत्तों वाला अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन तो आपको क्या करना है कि दो वृत्त बनाने पड़ेंगे। एक पहला वृत्त बना लिए और ये दूसरा वृत्त बना लिए। दोनों वृत्त सर्वांग सम होंगे। तो वृत्त सर्वांग सम होते हैं मतलब क्या होता है, सर्वांग सम आकृतियां एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेती हैं, या जिनके सभी अंक आपस में बराबर होते हैं ऐसी आकृतियों को हम सर्वांग सम आकृति कहते हैं। तो दो वृत्त सर्वांग सम है, इसका मतलब क्या है कि दोनों वृत्तों की जो त्रिज्याएं हैं वो आपस में बराबर होंगी, ठीक है। तो इस प्रमेय के अनुसार अगर सर्वांग समवृत्त दिए जाए और सर्वांग समवृत्त की अगर दो जीवाएं हम लेते हैं, दोनों की अलग अलग दो जीवाएं लेते हैं और दोनों जीवाएं अगर समान होती हैं, बराबर होती हैं, तो हमें ये प्रूफ करना है कि केंद्रों से उनकी दूरी भी आपस में बराबर होगी। यानी पहले वृत्त में अगर हम एक जीवा ए बी ले लें और दूसरे वृत्त में एक जीवा हम सी डी ले लें, तो इस प्रमेय के अनुसार अगर ए बी की लंबाई और सी डी की लंबाई अगर आपस में बराबर है तो केंद्र से ए बी की दूरी, इसको अगर हम ओ एम लिखें और यहाँ पर केंद्र से सी डी की दूरी यानी इसको हम ओ एन लिखें, तो हमें यहाँ पर इसको ओ डैश लिख लेते हैं क्योंकि सेकंड वृत्त है, ठीक है। ओ डैश एन लिखे तो यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ओ एम और ओ एन डैश ओ एन जो है वो आपस में बराबर होगा। तो आपका प्रमेय जो है इस तरीके से प्रूफ करने का तरीका सेम है, बट क्वेश्चन जिस तरीके से आया है उस तरीके से आप यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे, ओके। तो इसको किस तरीके से प्रूफ किया जाना है देखिए। सबसे पहले तो आपको लिखना है दिया है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हम पहले क्वेश्चन के अनुसार या पहले के अनुसार सॉल्व करते हैं। हमें एक वृत्त दिया हुआ है, तो वृत्त को किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है बताया गया था पिछले वीडियो में। तो हमें दिया है वृत्त COR, इस तरीके से लिखते हैं। वृत्त COR में AB बराबर है CD के। ये दो समान जीवाएं हमको दी गई हैं। या अगर इसमें लेना है तो आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगर सेकंड के हिसाब से लेते हैं तो यहाँ पर आपको दो वृत्त दिए गए हैं। एक वृत्त को हम मानेंगे COR और दूसरे वृत्त को मानेंगे हम CO डैश R डैश, और दोनों वृत्त आपस में सर्वांग सम है, ठीक है। अगर सेकंड के अनुसार आपको दिया है कि सर्वांग समवृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं, तो आपको उस कंडीशन में क्या लिखना होगा, दिया है वाले खंड में आपको लिखना पड़ेगा दिया है वृत्त COR सर्वांग सम का निशान आप जानते हैं इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से सर्वांग सम है वृत्त
CO'(R'). ठीक है, ये आपको दिया है, में लिखना होगा। फिर हमें क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये बराबर दूरी पर होती है, यानी OM की वैल्यू जो है वो बराबर होगी ON की, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब इसमें हमें रचना करनी होगी। तो रचना हम क्या करेंगे, रचना हम करेंगे केंद्र O से, हम एक काम करते हैं, केंद्र O से हम यहाँ पर A को मिला देते हैं पहले वाले के लिए, और यहाँ पर केंद्र O से हम C को मिला देते हैं। केवल एक एक त्रिज्या ही त्रिभुज ही आपको लेना है। या इस वाले क्वेश्चन में देखें तो O से A को मिला देंगे और O' से C को मिला देंगे। ठीक है, तो केंद्र O से हम किसको मिला रहे हैं, A तथा C को मिला रहे हैं। सेकेंड सिचुएशन के अनुसार यहाँ पर जो दिया है उसको मैं इसमें लिख दे रही हूँ। अगर मान लीजिए पहला है तो आप इस तरीके से लिखेंगे, क्या इस तरीके की स्थिति रहेगी तो आप दिया है में क्या लिखेंगे, वृत्त COR सर्वांग सम लिखेंगे CO'(R'), ऐसा लिखेंगे, ये दिया है में आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर सर्वांग सम वृत्त का कंडीशन आया तो। और इसमें सिद्ध करना है में आप क्या लिखेंगे, इसमें सिद्ध करना में आप लिखेंगे OM बराबर है O' N के, ये इसका सिद्ध करना है, हो जाएगा। आप क्वेश्चन के अनुसार उसको चेंज कर सकते हैं। रचना में सेम रहेगा, केंद्र O से A और सेकंड वाले में केंद्र O से C को मिलाया। अब देखिए उत्पत्ति किस तरीके से करना है, दोनों की उत्पत्ति जो है वो समान एक ही जैसा आपको लिखना पड़ेगा, चाहे ऐसा रहे चाहे इस तरीके से रहे। ठीक है, तो दोनों की उत्पत्ति में हम करना क्या है, हमें यहाँ पर हम दो त्रिभुज का कंपेयर करेंगे। पहला त्रिभुज है हमारे पास OAM और यहाँ दूसरा त्रिभुज हम ले रहे हैं OCN। तो हम दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज OANM तथा दूसरा त्रिभुज हम लेते हैं OCN। इन दोनों त्रिभुजों में हम तुलना करते हैं और ये देखते हैं कि क्या वो सर्वांग सम है। देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना चाहते हैं, पहले उसको हम ध्यान दें। हमें ये प्रूफ करना है कि OM की लंबाई ON की लंबाई के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करें कि हम ये बता दें कि ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। यदि वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो दोनों के संगत अंग आपस में बराबर होंगे, और संगत अंग अगर बराबर हैं तो OM और ON की लंबाई आपस में बराबर हो जाएगी। तो पहला तो हमारा उद्देश्य है कि इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूफ करना। तो उत्पत्ति में हम ये दोनों त्रिभुजों को लेके चले। अब सर्वांग सम प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें दी गई हैं ये देखते हैं। पहले त्रिभुज में हमें ये दिया हुआ है कि AB की लंबाई, अब हमें शुरू में दिया था जीवा AB है ना, जीवा AB की लंबाई जीवा CD की लंबाई के बराबर है, ये हमें सवाल में उसने दिया हुआ था। AB और CD आपस में बराबर है, तो क्योंकि AB का मान CD के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/2 AB का मान 1/2 CD के बराबर हो जाएगा। दोनों तरफ 1/2 का गुणा करेंगे तो भी वो बराबर हो जाएगा। 1/2 AB यानी AB का आधा। हम क्या जानते हैं कि वृत्त की जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समान दो भागों में विभाजित करता है। तो अगर हम AB पर O से लंब डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों भाग आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अगर हम ये दोनों भाग आपस में बराबर हैं तो AB का आधा कौन होगा, AM होगा। हमें त्रिभुज वाले पोर्शन को लेना है इसलिए AM को ले रहे हैं, सेकंड वाले को नहीं लेना है। तो यहाँ पर हम AB/2 को क्या लिख सकते हैं, AM। सेम वैसा ही आप CD/2 को क्या लिख पाएंगे, CN। तो यहाँ पर AB/2 को हम लिखेंगे AM और CD/2 जो दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे CN। तो हम दो त्रिभुज लिए, उन दोनों त्रिभुजों में AM की वैल्यू CN के बराबर है, यानी ये भुजा जो है वो इस भुजा के इक्वल हो गई। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ON जो है, OA जो है वो वृत्त की त्रिज्या है। सेकंड त्रिभुज में हम देखें तो OC जो है वो भी वृत्त की ही त्रिज्या है। तो OA की वैल्यू जो है वो OC के इक्वल होगा। क्यों होगा उसका भी कारण दे देते हैं, क्योंकि ये त्रिज्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम इस पे लंब डाले हुए हैं तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है।
यहाँ से इस पे लंब डाले हैं तो यहाँ भी 90 अंश का कोण बन रहा है। यानी कि पहले त्रिभुज में कोण OMA का मान दूसरे त्रिभुज में कोण ONC के बराबर है। और यहाँ कारण देते हैं क्योंकि ये 90 अंश के कोण है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, अब हम दोनों त्रिभुजों से जो जो जानकारी मिली हुई है वो हम इकट्ठा करते हैं और देखते हैं कि कौन सी उसमें सर्वांग समता की प्रॉपर्टी लगने वाली है। हम पहले त्रिभुज में देखते हैं कि पहले त्रिभुज जो है वो 90 अंश का कोण वाला है, मतलब एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, ये वाली भुजा लिए थे, ये दूसरा भी समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज का कर्ण और इसकी भी एक भुजा के बराबर है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा की यदि बराबर होती है तो हम जानते हैं कि समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम हो जाते हैं। तो यहाँ पर वही प्रॉपर्टी लगेगी, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज जो है वो आपस में सर्वांग सम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अतः समकोण कर्ण भुजा, या इसको आप RHS भी लिख सकते हैं, RHS सर्वांग समता से पहला त्रिभुज था, पहले त्रिभुज का नाम है OAN, ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज OCM के। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो क्या होगा, तो दोनों त्रिभुज यदि सर्वांग सम होते हैं तो हम जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के जो संगत अंग होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाली भुजा इसके बराबर थी, ये दूसरी वाली भुजा इसके बराबर थी, बच गई ये तीसरी भुजा, तो ये तीसरी भुजा जो है इस भुजा के बराबर हो जाएगी, यानी OM का मान ON के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः OM बराबर हो जाएगा ON के, और इसमें आप कारण दे सकते हैं सर्वांगसम त्रिभुज संगत अभिगृह से। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो प्रूफ करना था कि OM और ON दोनों आपस में इक्वल है, ये हम प्रूफ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान देंगे, जब भी एग्जाम में आता है तो ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। या तो ऐसा दे सकता है कि किसी वृत्त की बराबर जीवाएं जो है वो केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, तब आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। और यदि क्वेश्चन ऐसा दिया कि सिद्ध कीजिए सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्रों से समान दूरी पर होती हैं, तब आपको ये नीचे के दोनों डायग्राम को बनाना होगा। बाकी इसमें उत्पत्ति जो है वो सबका सेम रहता है। सेकंड वाले त्रिभुज में आपको जहां पर O लिखा है सेकंड त्रिभुज के लिए आपको O' लिख लेना है। ठीक है, और दिया है के लिए आपको सेकंड सिचुएशन के लिए ये दिया है में आ जाएगा, और सिद्ध करना है में सेकंड सिचुएशन के लिए ये वाला सिद्ध है में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रमेय को प्रूव कर पाते हैं। इस प्रमेय पर आधारित हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, दो बराबर और समांतर जीवाओं के बीच दूरी 24 सेंटीमीटर है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिया हुआ है। एक वृत्त दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या जो है वो 20 सेंटीमीटर हमको बताया गया है, और यहाँ पर दो जीवाएं दी गई हैं जो आपस में समांतर है और उन दोनों के बीच में 24 सेंटीमीटर का अंतर है। तो यहाँ पर दोनों आपस में समांतर है और बराबर लंबाई की है। तो अगर बराबर लंबाई की है और साथ ही साथ समांतर है, इसका मतलब वो केंद्र के दोनों जो है ऑपोजिट साइड ही होंगी। अब हमें ये बोला है कि इन दोनों के बीच जो दूरी है, अगर मान लीजिए हम इसको जीवा A भी कहते हैं और ये जीवा CD है, और अगर मान लेते हैं हम इसको M लिखें और यहाँ N लिखते हैं, ये वृत्त का केंद्र O है। तो हमें इस सवाल में क्या क्या चीज दिया है। इस सवाल में हमको उसने ये बताया है कि यहाँ से जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या की वैल्यू उसने बोल दिया है कि ये 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, और साथ ही साथ हमको इसमें MN की दूरी यानी इन दोनों जीवाओं के बीच जो दूरी है वो कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, जीवा की लंबाई। तो अगर हम एक जीवा की लंबाई ज्ञात करेंगे तो दूसरी जीवा जो है जस्ट उसके बराबर है, तो दोनों जीवाओं की लंबाई हमें पता चल जाएगी। तो इसके लिए हमें जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। तो CD की वैल्यू ज्ञात करने के लिए अगर हम CN की वैल्यू निकाल लें तो जस्ट डबल करके हम CD की वैल्यू को निकाल सकते हैं।
क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो अभी हमारा उद्देश्य क्या है, सी एन की वैल्यू को फाइंड करना। सी एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास देखिए एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। इस त्रिभुज में जो कर्ण है एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि दूरी लिए है तो 90 अंश का कोण होगा। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण की वैल्यू 20 दिखाई दे रही है। आधार आपको ज्ञात करना है, लंब की वैल्यू आपको पता करनी पड़ेगी। तो कहां से पता चलेगी, एम एन की वैल्यू उसने टोटल जो दूरी है कितना बताया है यहाँ पर 24। तो देखिए यहां से हम इसमें लंब की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, हमें दिया गया है इसमें एम एन का मान 24 सेंटीमीटर। ठीक है, एम एन का मान 24 है और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि वृत्त जो समान जीवाएं होती हैं, समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। जस्ट इसके पहले हमने प्रमेय को प्रूफ किया है कि यहाँ पर अगर ए बी और सी डी ये दोनों जीवाएं अगर समान होंगी तो केंद्र से इनकी जो दूरियां हैं वो भी आपस में बराबर होनी चाहिए। तो यहां से हम लिखेंगे एम एन को हम लिख सकते हैं ओ एम प्लस ओ एन। इसकी वैल्यू हमें 24 दिया है, लेकिन ओ एम और ओ एन की वैल्यू कैसी है, आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं। तो यहाँ पर हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है, ओ एन की। तो इस ओ एम को भी हम ओ एन में चेंज कर देते हैं। ओ एन प्लस ओ एन की वैल्यू हो जाएगी 24, यानी कि 2 ओ एन की वैल्यू हमको मिल जा रही है 24। हमें ओ एन की वैल्यू चाहिए तो ये हो गया 24/2। तो हमें पता चला ओ एन की वैल्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर आ रहा है। ये हमको 12 मिल गया। अब हमारा उद्देश्य क्या है, सीडी की वैल्यू निकालना। तो सीडी के लिए हमें पहले तो सी एन चाहिए। तो अब हमारे पास एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो समकोण त्रिभुज हमें कौन सा दिख रहा है, तो समकोण त्रिभुज हमें दिख रहा है ओ सी एन। इस ओ सी एन में क्या क्या जानकारी हमें पता चल चुकी है। इसमें आपको दिख रहा है ओ सी, जिसको कि हम कर्ण कहेंगे। मैं यहाँ पर कर्ण भी लिख देती हूँ। कर्ण ओ सी का मान 20 दिया हुआ है। लंब दिया हुआ है ओ एन का मान 12। अभी हमने ज्ञात किया कि इसकी वैल्यू 12 होगी। हमें आधार नहीं मालूम है इसमें, तो आधार कौन है इसका, सी एन। तो इस सी एन की वैल्यू हमें नहीं मालूम है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर आपको 2 भुजाएं पता है और तीसरी भुजा की वैल्यू ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, सीधा हमको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होता है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है ये बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस का प्रमेय है। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ से हमें कर्ण का मान दिखाई दे रहा है 20, तो 20 का वर्ग बराबर होगा, लंब हमें दिखाई दे रहा है 12, 12 का वर्ग धन आधार की वैल्यू हमें दिखाई दे रही है सी एन, सी एन का वर्ग। 20 का वर्ग यानी 400 बराबर 12 का वर्ग यानी 12 12 144 धन सी एन का वर्ग। सी एन के वर्ग को अलग कर ले तो सी एन का वर्ग बराबर हमें दिख गया 400 ऋण 144। तो यहां से हमें सी एन की वैल्यू, सी एन के वर्ग की वैल्यू क्या मिल रही है, 400 में 144 माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 256। ठीक है, 400 में इसको माइनस किए, यहाँ से सी एन की वैल्यू चाहिए थे, वर्गमूल 256 हो जाएगा। वर्ग हटाएंगे तो सेकंड साइड में वर्गमूल लग जाएगा। तो सी एन की वैल्यू 256 का वर्गमूल ये होता है 16। तो सी एन की वैल्यू हमको मिल रहा है 16 सेंटीमीटर। हमें क्या कहा है उसमें क्वेश्चन में, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। और जीवा कौन है, सी डी। तो सी डी का मान क्या होगा, सी डी का मान 2 सी एन के इक्वल होगा। अब साइड में कारण देना चाहे तो दे सकते हैं। हमने इसका प्रमेय प्रूफ किए हुए हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान 2 भागों में विभाजित करता है। तो इस कारण से सी डी का मान जो है वो सी एन का 2 गुना हो जाएगा। तो सी डी का मान 2 गुना सी एन यानी 2 गुना 16। तो हमको इसका मान मिल रहा है 32 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, जीवा की लंबाई 32 सेंटीमीटर है।